नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान परीक्षा में आए हुए प्रश्न सीरीज पार्ट 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है। रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। 3. रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर है डी, केवल एक। रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। यह कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में 20 भाग हैं। 2. भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। 3. भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अपना उत्तर है सी, केवल 3। भारत के संविधान में 20 भाग नहीं हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 390 नहीं हैं, कुल अनुच्छेद 395 हैं। भारत के संविधान के मूल में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान करती है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान करती है। भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है। 2. भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि लोक लेखा आकस्मिक निधि का उपबंध है। 3. रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है डी, तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। 1. स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन। 2. संसद राज्यों की विधायिकाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचन नामावली तैयार करना। 3. चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। 4. चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। उपरोक्त में से भारत के चुनाव आयोग के कार्य हैं। यहाँ अपना उत्तर है ए, 1, 2, 3। 4 नंबर, चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की उद्घोषणा भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1. समवर्ती सूची का विषय है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय है। डाक घर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। यहाँ अपना उत्तर है बी, शेयर बाजार है।
यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि संघ सूची का विषय है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों का होता है, परंतु संघ सरकार और राज्य सरकार में विवाद होने पर समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून संघ के मान्य होते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों को दिए गए अधिकार एवं शक्तियों के संबंध में 3 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ए. केवल लोकसभा में, बी. संसद के किसी भी सदन में, सी. संसद की संयुक्त बैठक में, डी. केवल राज्यसभा में। उत्तर है डी. केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा भी इसे स्वीकृति दे देती है तो उपराष्ट्रपति को पद त्यागना होता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना है तो यह उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है वह राज्यसभा से प्रारंभ होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे, परंतु सत्र अवसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकते हैं। 2. यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो, तब भी ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, 5 वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। 3. लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर है डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष के आने तक होता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा में निर्णायक मतदान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का गठन अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए माना जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अग्रता का सही अवरोही क्रम है? अपना उत्तर है बी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी और संसद सदस्य, यह अवरोही क्रम है। भारत के सार्वजनिक पदाधिकारियों का वरीयता क्रम की बात करें, 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री, 4 राज्यों के राज्यपाल, 5 भूतपूर्व राष्ट्रपति,
6. भारत का मुख्य न्यायाधीश। 7. लोकसभा का अध्यक्ष। 8. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य। 9. राज्यों के मुख्यमंत्री। 10. राज्यसभा का विपक्ष का नेता। 11. लोकसभा का विपक्ष का नेता। यह सार्वजनिक पदाधिकारियों का वरीयता क्रम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिले में उच्चतम दंड न्यायालय जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है। 2. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होती है। 3. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए। 4. यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्युदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उत्तर है डी 1, 2, 3, 4। यह सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए. वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 2. जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। 3. भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। डी. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यहाँ उत्तर ए सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत में चौथा आम चुनाव 1967 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा राज्य का बनना 1966 ईस्वी में हुआ था। मैसूर राज्य का नामकरण कर्नाटक राज्य 1973 ईस्वी में रखा गया था। मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना यह 1971 ईस्वी में हुआ था और यह उपरोक्त कालक्रम है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ए. अनुच्छेद 257, बी. अनुच्छेद 258, सी. अनुच्छेद 355, डी. अनुच्छेद 356। उत्तर है ए. अनुच्छेद 257। राज्य की कार्यपालिका का नाममात्र प्रधान राज्यपाल होता है जबकि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना, केंद्र की कार्यपालिका का नाममात्र प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि केंद्र या संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1. विनियोजन विधेयक का कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है। 2. विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत की संचित निधि में से धन निकाला जा सकता है। 3. नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। 4. राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। यहाँ उत्तर है सी. नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए विधेयक अधिनियम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह जो कथन है वह सही नहीं है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाती है, संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाती है। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह रोक सकती है, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। साधारण विधेयक को सदन में रखने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
वित्त विधेयक को सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है देना आवश्यक है। B. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। C. यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करना अनिवार्य है। D. राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। अपना उत्तर है B. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार के शर्तें निश्चित की गई हैं, जिनमें अविश्वास प्रस्ताव के कारण सदस्यों का अनुसमर्थन शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? A. इसमें संघ तथा राज्यों की शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्निहित है। B. इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। C. इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। D. इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। यहाँ अपना उत्तर है D. इसमें राज्यसभा के स्थानों की आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध बना है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 330। उत्तर है A. अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? उत्तर है A. KVK सुंदरम। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नवनिर्वाचित अध्यक्ष के आने तक होता है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा में निर्णायक मतदान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा डाला जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? A. उच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश। B. उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश। C. केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। D. केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर है C. केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 1993 ईस्वी में राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा हुआ था। भारतीय संसद द्वारा इस अध्यादेश के स्थान पर 8 जनवरी 1994 को एक अधिनियम बनाकर इसे लागू किया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वह होता है। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? 1. साधारण बहुमत। B. धन विधेयक। C. वित्त विधेयक। D. संविधान संशोधन विधेयक। अपना उत्तर है D. संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संविधान के 368 अनुच्छेद में उल्लेखित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। 1. संसद के दोनों सदनों का अलग अलग साधारण बहुमत। 2. संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशिष्ट बहुमत। 3. संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशिष्ट बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत। साधारण विधेयक को
राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य: 1. भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। 2. प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना। 3. सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। 4. संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना। अपना उत्तर है बी। 2 और 3 कथन सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। निम्न कथनों में कौन सा एक सही है? ए. केवल राज्यसभा में न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। बी. राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। सी. किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संवैधानिक वर्जना नहीं है। डी. मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। अपना उत्तर है किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पद संवैधानिक वर्जना नहीं है। यहाँ ए में बताया गया है कि केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर यह कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। नहीं, राज्यसभा नहीं, यहाँ पर लोकसभा आता और वर्तमान में लोकसभा में भी यह शक्ति है वह स्थगित कर दी गई है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य है वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। इसलिए अपना उत्तर है सी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कलकत्ता, सी. मद्रास, डी. उड़ीसा। उत्तर है बी. कलकत्ता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल है वह जोड़ता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। 2. संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की 3. मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों का नामित करते हैं। अपना उत्तर है 1, ए और 2 सही है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? ए. अनुच्छेद 215, बी. अनुच्छेद 275, सी. अनुच्छेद 325, डी. अनुच्छेद 355। अपना उत्तर है डी. अनुच्छेद 355। संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदा पर स्टाम्प शुल्क 1. राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। 2. विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ उत्तर है केवल 1. भारत के वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है वह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
एक संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई भारतीय परिषद एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संगठन है। बी पत्र सूचना कार्यालय सूचना माध्यमों से जुड़े लोगों को मान्यता प्रदान करता है ताकि उन्हें सरकारी सूत्रों से आसानी से सूचना प्राप्त हो सके। सी भारत के सभी राज्यों में से महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। डी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। यहाँ पर उत्तर है डी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। विधायी शक्तियों की संघीय सूचना में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी संसद को, डी विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। अपना उत्तर है सी संसद को। गुजरात में विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय को राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 144, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 145। अपना उत्तर है अनुच्छेद 143, सी उत्तर सही है। अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? एक उप प्रधानमंत्री, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल, डी लोकसभा अध्यक्ष। अपना उत्तर है सी अपने राज्य का राज्यपाल। इस क्रम में देखें, 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री, 4 राज्यों के राज्यपाल, 5 भूतपूर्व राष्ट्रपति, 6 उप प्रधानमंत्री, 7 लोकसभा के अध्यक्ष। यह क्रम है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस, राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपनी सहमति दी? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124। उत्तर है सी अनुच्छेद 124। उत्तर है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा विश्रांति काल में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। 1 प्रथम संशोधन द्वारा, 2 8वें संशोधन द्वारा, सी 9वें संशोधन द्वारा, डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उत्तर है ए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? ए आइसलैंड, बी भारत, सी न्यूजीलैंड, डी यूएसए। उत्तर है न्यूजीलैंड। आइसलैंड ने 1944 में मतदाता का अधिकार दिया। भारत में 26 जनवरी 1950 को मतदान का अधिकार मिला। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में मतदान का अधिकार मिला और यूएसए में 1919 में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि से संबंधित है? अपना उत्तर है बी 7वां और 31वां। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। अपना उत्तर है ए पहली अनुसूची है, वह राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है।
2. लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। 3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। इन कथनों में कौन सा सही है? अपना उत्तर है डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है: 1. राजनीतिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना, बी. सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी. गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी. सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। उत्तर है डी. सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। 4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। इनमें में से कौन सा कथन सही है? यहाँ अपना उत्तर है बी। 2 और 3 कथन सही हैं। 1. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। कथन सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यह कथन भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ए. वित्त आयोग, बी. अंतर राज्य परिषद, सी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी. लोक लेखा समिति। अपना उत्तर है ए. वित्त आयोग। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है 15,000 और 7,500। यह प्रश्न IAS प्री 2002 में पूछा गया था। चुनाव आयोग अधिनियम 1998 के अनुसार लोकसभा में चुनाव वर्ग के उम्मीदवार के लिए 15,000 और SC/ST के लिए 7,500 रुपये थी। वर्तमान में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये है और SC/ST के लिए 12,500 रुपये जमानत राशि है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है: एक. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, बी. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सी. योजना आयोग द्वारा, डी. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। उत्तर है डी. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं: 1. भारत की समेकित निधि से, बी. राज्य की समेकित निधि से, सी. भारत की आकस्मिक निधि से, डी. राज्य की आकस्मिक निधि से। अपना उत्तर है ए. भारत की समेकित निधि से। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है भारत की समेकित निधि से मिलता है। कभी गलती से उच्च न्यायालय का नाम देख करके राज्य की समेकित निधि मत कर देना, यह प्रश्न गलत है। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि से प्राप्त होते हैं। निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ए. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. समानता का अधिकार, डी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उत्तर है डी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है: ए. भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी. रेल मंत्रालय द्वारा, सी. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, डी. परिवहन मंत्रालय द्वारा। उत्तर है सी. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। संविधान का 93वां संविधान संशोधन संबंधित है: ए. सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने में, बी. 6 से 14 वर्ष की बच्चे की आयु
के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। सी, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से। डी, हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। उत्तर है बी, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित है। 93वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में SC, ST, OBC वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 में प्रावधानों के तहत की गई है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। अपना उत्तर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, योजना आयोग की जवाबदेही संसद की है, बी, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं, सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, डी, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। 246 में उत्तर है बी, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यह उत्तर है डी, 44वां संविधान संशोधन। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 51, बी, अनुच्छेद 48 क, सी, अनुच्छेद 43 क, डी, अनुच्छेद 41। अपना उत्तर है ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक उल्लेखित है। अपना उत्तर हुआ सी, अनुच्छेद 14 से 18। लोकसभा का कार्यकाल ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, डी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अपना उत्तर है सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।